Dear students, in this video, you will learn about some topics of chemical kinetics. In fact, you will learn about rate of a chemical reaction, experimental measurement of reaction rate, and factors affecting rate of a reaction. केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ब्रांच है बच्चों, जिसमें आप स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस के रेट्स को, उन फैक्टर्स को जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं और उन मैकेनिज़म्स को जिनसे रिएक्शंस होती हैं. Children, in thermodynamics, you know, we study feasibility of a chemical reaction and the extent up to which a reaction happens. But the time taken by a reaction to get completed also matters. And on the basis of that, we classify reactions into these three categories: fast reactions, slow reactions, and moderately fast reactions. Fast reactions take less time to get completed, whereas slow reactions take lot of time to occur or get completed. Moderately fast reactions neither happen instantly nor they take lot of time. फास्ट रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं. जैसे लेड एसीटेट सॉल्यूशन में अगर आप पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे तो येलो पीपीटी लेड आयोडाइड के तुरंत आपको दिखने लग जाते हैं. ऐसी बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो तुरंत आपको वाइट पीपीटी जो है बेरियम सल्फेट के दिख जाते हैं. ये रिएक्शंस इंस्टेंटेनियसली होती हैं, इसलिए हम इनको फास्ट रिएक्शंस कह रहे हैं. इन रिएक्शंस का इंस्टेंटली हो जाना आपको पता चलता है इनमें प्रेसिपिटेट के बन जाने से, क्योंकि इनमें जैसे ही आप सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं आपको प्रेसिपिटेट दिखने लगते हैं. तो ये दोनों रिएक्शन आयनिक रिएक्शंस हैं बच्चों. आयनिक रिएक्शंस में आयंस जो होते हैं उनके आपस में कंबाइन होने से रिएक्शंस होती हैं. और आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन में मोस्टली ब्रेक हो जाते हैं, आयंस पे टूट जाते हैं. ये आयंस फ्री होते हैं और आसानी से दूसरे आयंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं. तो इसलिए जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो काफ़ी फास्ट होती हैं. ये दो रिएक्शन जो हैं वो काफ़ी स्लो रिएक्शंस हैं, है ना. आयरन जो है डजंट गेट रस्टेड ओवरनाइट, तो इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ डेज. ऐसी फर्मेंटेशन ऑफ केन शुगर जो है इट ऑल्सो डजंट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मिनट्स और आवर्स. सो दिस रिएक्शन ऑल्सो टेक्स टाइम. तो ये दोनों रिएक्शन क्या हैं? स्लो रिएक्शंस हैं. मॉडरेटली फास्ट रिएक्शंस इंस्टेंटली नहीं होती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ दिन लेंगी या कुछ ज़्यादा आवर्स लेंगी. सो दे नाइदर टेक टू मच टाइम टू गेट completed nor happen instantly, राइट. जैसे ये दो एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इथाइल एसीटेट हाइड्रोलाइज टू गिव सोडियम एसीटेट एंड इथेनॉल C2H5OH. So it doesn't happen instantly and it doesn't take many days either. So ये रिएक्शन क्या है? मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन है. मॉडरेटली फास्ट है, बहुत स्लो नहीं है और बहुत फास्ट भी नहीं है. ऐसी डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये इंस्टेंटली भी नहीं होता है. इट टेक्स सम टाइम, इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ सम मिनट्स. सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन. ठीक है. तो रिएक्शन का फास्ट होना, स्लो होना या मॉडरेटली फास्ट होना डिपेंड करता है बच्चों नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर, और बहुत से फैक्टर्स हैं, हम इस वीडियो के एंड में उनको डिस्कस करेंगे. रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी चीज़ का जो रेट है वो होता है उसका अकरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें उसके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है. तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज है उसको एक्सप्रेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को कहते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन.
रिएक्शंस जब भी होती हैं तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो on the basis of that we can express the rate of a reaction in two ways. एक है the rate of disappearance और decrease in concentration of reactants, और दूसरा है the rate of appearance of products और increase in the concentration of products. तो इस तरीके से आप रेट दे सकते हैं, है ना, in terms of the rate of disappearance और decrease in concentration of reactants. तो रेट ऑफ अ रिएक्शन होगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, और इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आप रेट दे सकते हैं इस तरीके से, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम टेकन। मान लेते हैं R1 and P1 are the concentrations of reactant and product respectively at time t, or R2 and P2 are the concentrations of reactants and products at time t2। तो क्या होगा, डेल्टा आर यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R2 माइनस R1, R2 कॉन्सेंट्रेशन थी T2 पे और R1 कॉन्सेंट्रेशन थी T1 पे। तो डेल्टा आर क्या हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरीके से डेल्टा पी क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। डेल्टा टी क्या है बच्चों, इज द टाइम इंटरवल और टाइम ड्यूरेशन इन विच दीज चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशंस हैव हैपेंड। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था, ये और ये, इसी को जो है हम आगे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा आर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, और ये चेंज जो है ये क्या है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए क्योंकि ये डिक्रीज है तो यहाँ पे क्या होगा, R2 माइनस R1 नेगेटिव आएगा, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का साइन यहाँ पे लगाया जाता है, क्योंकि रेट जो है केमिकल रिएक्शन का वो तो पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा साइन जो है नेगेटिव का दिख रहा है। बिकॉज R2 छोटा है, R1 बड़ा है, तो R2 माइनस R1 जो वैल्यू आएगी ऊपर वो नेगेटिव आएगी, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव इंटू दिस नेगेटिव दैट विल बिकम पॉजिटिव। और ये क्या है, डेल्टा पी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल। तो इस तरीके से आप रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, Hg प्लस Cl2 से आपको क्या मिलता है, HgCl2। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह से एक्सप्रेस किया है, डेल्टा Hg, so this delta Hg is change in concentration of Hg, in fact it is decrease in concentration of mercury upon the time interval in which that decrease has happened। और ये देखिए ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, तो आप दोनों में देख सकते हैं माइनस और माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे। तो डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T ये क्या है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 with respect to time, so this is also rate of the reaction। Similarly you can see another expression, delta HgCl2 upon delta T। ये delta HgCl2 क्या है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HgCl2 विद टाइम, और किस टाइम में हुआ है, डेल्टा टी में हुआ। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब हैं एक्सप्रेशंस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन, और वो रिएक्शन आपको ये दी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन को। अच्छा, अब कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं बच्चों जिनमें स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे ये रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे 2N2O5 4NO2 और O2 आपको दिख रहा है केमिकल रिएक्शन में। ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी हैं 2 and 4, O2 का कोई स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं। तो ऐसी रिएक्शंस के रेट को आप कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों,
2 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है ना विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NO2 एंड 1 टाइम रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ O2। तो हमें तो रिएक्शन रेट की वैल्यू एक पर्टिकुलर देनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाता है रिएक्शन रेट का। आप इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को है ना इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो देखिए अब रिएक्शन रेट हल्का सा डिफरेंट है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन तो सेम है और साइन भी आप वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है ना। तो आप देख रहे हैं 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2। तो ये क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी मतलब टाइम टेकन इज इक्वल टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ओनली डिफरेंस इज वहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ऊपर रिएक्शन में उसको आप लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को उससे डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है जो कि उसका था रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो उसको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स इट। सिमिलरली ये देखिए N2 + 3H2 से मिलता है 2NH3। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं, सिंपली डिवाइड कर रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है उसको, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है केमिकल रिएक्शन के उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 था, तो देखिए आपने यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 को 3 से डिवाइड किया है। ऐसे ही यहाँ पे अमोनिया जो है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 को आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखेंगे अभी कि जितने भी अभी तक हम रेट पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सब क्या है, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन है। क्यों है एवरेज, बिकॉज हम यहाँ पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो है जो ले रहे हैं उसको आप किसी टाइम इंटरवल के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आप जैसे फिजिक्स में करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो क्या होता है, एवरेज स्पीड होती। तो ये जितने भी आपने अभी तक पढ़ा है, ये जो डेल्टा साइन यूज़ कर रहे हैं है ना, ये क्या है, चेंज है इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, मतलब एक टाइम इंटरवल है, टाइम ड्यूरेशन है, ये कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम नहीं है। इसलिए ये जो जितना भी रेट आपने पढ़ा अभी तक ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। देखिए ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पर अगर डेल्टा टी जो है जीरो के अप्रोच करें, मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम हो, तो बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल जो है एक मोमेंट या एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम माना जा सकता है या एक इंस्टेंट ऑफ टाइम माना जा सकता है। तो फिर आप एवरेज रेट को लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, और इसको एक्सप्रेस करेंगे -dr/dt। यहाँ पे dr क्या है, dr इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और dt क्या है, dt इज द वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और ऐसे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को आप क्या लेंगे, एक मोमेंट और एक इंस्टेंट। सो दिस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हैज़ हैपन्ड इन अ मोमेंट, in an instant. Similarly here dp, this change in concentration of product has happened in a moment or in an instant. So this rate of change of concentration with respect to a moment or in a moment or in an instant gives us instantaneous rate, or it is termed as instantaneous rate। यानी एक इंस्टेंट पे है ना, एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे जो चेंज होता है इंटरवल में, जो चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। ये बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों, जैसे आप स्पीड देखते हैं स्पीडोमीटर में। तो जब आप रोड पे चल रहे होते हैं तो स्पीडोमीटर में आपको स्पीड वेरी करती हुई दिखती। स्पीडोमीटर आपको हर एक इंस्टेंट की स्पीड बताता है ना। याद रखिए कि केमिकल रिएक्शन जब होती है, जब तक वो पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो देखिए होता क्या है, रेट वेरी करता रहता है।
और जितना भी आपने ये पीछे पढ़ी थी, ये जो रिएक्शन रेट आप पढ़ रही थी, ये एवरेज रेट है ना। ये आप क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज़ जो हैं कॉन्सेंट्रेशन की ले रहे हैं, दो डिफरेंट टाइम के मोमेंट्स पे, और फिर निकाल रहे हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एवरेज रेट है ना, जैसे आप एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। लेकिन इंस्टेंट का मतलब क्या होगा कि जब ये जो बीच का जो डिफरेंस T2 माइनस T1 का डिफरेंस वो बहुत कम हो, तो एक इंस्टेंट माना जा सकता है, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट हमको देगा फिर। ठीक है, तो आप इंस्टेंटेनियस रेट को आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, dx अपॉन dt। यहाँ पे dx क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और dt क्या है, इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ मोमेंट और एन इंस्टेंट। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन है 2N2O5 है ना, गिव्स 4NO2 प्लस O2, तो इसको उसका रेट जो है आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ आपने डेल्टा की जगह डी लिखा है ना, तो ऊपर भी डी नीचे भी डी, राइट। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है एक्सप्रेशन ऑफ रेट में, है ना। तो आपने ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया था। ऐसी दूसरी रिएक्शन का भी देख लीजिए। तो ये जो रेट है ये इंस्टेंटेनियस रेट्स हैं, क्योंकि अब आपने डेल्टा नहीं लिया, यहाँ पे डी ले रहे हैं। और डी लेने का कारण क्या है बच्चों, देखो मैथमेटिक्स में जब आप थोड़ा सा बड़ा चेंज लेते हैं तो डेल्टा लिखते हैं, जब बहुत छोटा चेंज है तो उसको हम डी से लिखते हैं, है ना। तो ये क्या एक्चुअली है, क्या इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी है ना। डिफरेंशिएशन मतलब ये चेंज है ऑफ आर, स्मॉल चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू, है ना, स्मॉल चेंज इन टी, इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आई होप। चलिए पता करते हैं कि हम एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ग्राफ में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, इस तरीके से जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की फाइंड करनी पड़ेगी एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि T1 टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो थी R1, और T2 टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी R2। तो R2 माइनस R1 से आपको डेल्टा R मिल जाएगा, और T2 माइनस T1 से आपको डेल्टा T मिल जाएगा। तो आप इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स। इंस्टेंटेनियस रेट को भी बहुत आसानी से फाइंड किया जा सकता है। सेम ग्राफ है, मान लेते हैं आपको t टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो आप t टाइम से कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड करिए ग्राफ के ऊपर, और फिर उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, जैसे यहाँ पे आपको रेड डॉटेड लाइन दिख रही है। इस टेंजेंट की स्लोप फाइंड करिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है नेगेटिव। इस जो ग्राफ की आप देख लीजिए, इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और ये जो है नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसको आप कैसे देते हैं, यहाँ पे आप देंगे इसको इस तरीके से OA अपॉन OB। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। आप जानते हैं मैथमेटिकली स्लोप को आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर tan थीटा फाइंड करते हैं, या फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस फाइंड कर लीजिए। और परपेंडिकुलर यहाँ पे OA है, बेस OB है, तो आपको इस ग्राफ से OA एंड OB दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। उनको पुट करिए और आप इंस्टेंटेनियस रेट जो है उसे फाइंड कर सकते हैं ईजिली। कैलकुलेशन ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट जो है उसकी टर्म्स में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेट को और इंस्टेंटेनियस रेट को, समझते हैं इस ग्राफ से। ये ग्राफ है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स
और टाइम के बीच। तो हमने क्या किया है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया है, हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, देखिए तो एवरेज रेट निकालना इस ग्राफ से बहुत इजी है। T1 टाइम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन P1 है और T2 टाइम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन P2 है। तो यहाँ से डेल्टा P निकाल लीजिए, यहाँ से डेल्टा T निकाल लीजिए, वैल्यूज़ को पुट करिए एक्सप्रेशन में और आपको मिल जाएगा एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का वे अगेन सेम है। आपने क्या करना है, सपोज़ आप किसी टाइम T पे निकालना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड करिए ग्राफ के ऊपर। मान लेते हो पॉइंट P है और P के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से या डॉटेड लाइन की फॉर्म में आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेंजेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करिए। तो इस टेंजेंट का स्लोप जो है आप OA अपॉन OB की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे समझाया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो OA आपको यहाँ से मिल जाएगा और OB जो है वो आपको यहाँ से टाइम एक्सिस से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट एज वेल एज एवरेज रेट in terms of concentrations of products. Factors affecting rate of reactions. These are some of the factors which affect rate of reaction. Concentrations of reacting species, nature of reactants and products, presence of catalyst, temperature, surface area, exposure to radiation. Let's take them one by one. Effect of concentration of reactant on reaction rate. Remember, the rate of a reaction increases with the increase in concentration of reactants and decreases with the decrease in concentration of reactants. इसका मतलब है कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ज़्यादा होगा, और अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन का रेट कम होगा। इसको हम इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बच्चों। मैग्नीशियम मेटल को अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो आपको मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन मिलती है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन का इवोल्यूशन जो है वो बबलिंग की फॉर्म में आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl से भी रिएक्शन करवा सकते हैं और डाइल्यूट HCl से भी रिएक्शन करवा सकते हैं। ये देखा गया है कि जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो जो बबलिंग है वो बहुत विग्रस होती है, प्रोडक्शन ऑफ H2 फास्ट होती है, जबकि जब आप डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो वो बबलिंग थोड़ा सा स्लो होती है, यानी प्रोडक्शन ऑफ H2 जो है वो बहुत फास्ट नहीं है, वो स्लो है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले रहे हैं तो रिएक्टेंट जो है एक उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और जब आप डाइल्यूट HCl ले रहे हैं तो एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। यानी इससे क्लियर हो जाता है कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होगा। एक दूसरी एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, चारकोल को जब आप बर्न करेंगे प्योर एयर में तो बहुत विग्रसली बर्न करता है, बहुत फास्ट बर्न करेगा, और अगर यही आप एयर में करते हैं तो ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट कम रहती है ना। प्योर जब ऑक्सीजन है तो यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ये एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है यहाँ पे, इसमें ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर जब प्योर ऑक्सीजन लेते हैं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है, जबकि एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो कम होने से क्या होगा, रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं होगी। तो ये भी आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है एग्जाम्पल, कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा, और अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑन रेट ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो नेचर होता है बच्चों, वो इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। इसको आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और AgCl एंड NO3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये रिएक्शन फास्ट है। इस रिएक्शन में
जो केमिकल स्पीसीज हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, उसमें आयंस फ्री होते हैं, तो वो बहुत आसानी से दूसरे आयंस के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना सकते हैं। ये जो दो रिएक्शंस हैं, इनमें आपके पास जो केमिकल स्पीसीज हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ऊपर वाली रिएक्शन फास्ट है, यानी NO2 का जो प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम NO एंड O2 वो फास्ट है, जबकि CO2 और H2O का जो प्रोडक्शन है फ्रॉम CH4 एंड O2 स्लो है। कोवलेंट कंपाउंड्स में रिएक्शन का फास्ट और स्लो होना डिपेंड करता है बच्चों कितनी कोवलेंट बॉन्ड्स टूट रही हैं और कितनी नई कोवलेंट बॉन्ड्स बन रही हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं केमिकल स्पीसीज के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नेचर है वो मैटर करता है, और रिएक्शन का जो रेट है वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस का रेट, अगर हम उनको रेडिएशन जो है से एक्सपोज करें, बढ़ जाता है ना। तो ऐसी रिएक्शन फोटोसेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो देयर रेट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दैम, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। वैसे अगर इन दोनों गैसेस को मिक्स कर दें तो रिएक्शन स्लो होगी, लेकिन अगर आप इन पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन और फास्ट होगी। तो रेडिएशन मैटर करती है। रेडिएशन जो है अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर डाल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है रिएक्टेंट्स को, जिससे रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। तो इसी चैप्टर में आप एक्टिवेशन एनर्जी का भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ अ रिएक्शन। इस टॉपिक को एक सेपरेट टॉपिक की फॉर्म में भी पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ बढ़ता है। तो एग्जांपल देख लीजिए, क्या करना है, हमें ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है ना। और सॉल्यूशन कैसे बनाना है, 0.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को 20 ml वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाना। इसमें डाल देना बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कितना, 5 ml, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर इसमें 2-4 ड्रॉप डाल देने हैं पोटाशियम परमैंगनेट के, KMnO4 के, ठीक है। इसमें 2-4 ड्रॉप पोटाशियम परमैंगनेट के डाल देने, ठीक है, ओके। अब इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, राइट। इसमें रिएक्शन क्या होनी चाहिए थी, ये KMnO4 प्लस H2SO4 और ये ऑक्सैलिक एसिड है, तो प्रोडक्ट बनने चाहिए थे K2SO4 to MnSO4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो रिएक्शन है इसमें होना क्या चाहिए, जो KMnO4 का जो कलर है वो डीकलराइज होना चाहिए। तो आप वेट करेंगे, काफ़ी देर तक देखेंगे, लेकिन कलर जो है वो डीकलराइज नहीं हुआ होगा। अगर आप क्या करें कि सेम दोबारा सॉल्यूशन बनाएं, ऑक्सैलिक एसिड, उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड 5 ml जैसे वहाँ बताया गया था, और फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 के, राइट। और रिएक्शन मिक्सचर को 60 डिग्री तक हीट करना है, और आप देखेंगे कि तुरंत जो सॉल्यूशन है उसका कलर गायब हो जाएगा, पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब आपने हीट नहीं किया था तो रिएक्शन का जो कलर है, जो रिएक्शन मिक्सचर का जो कलर है पिंक, जो कि था पोटाशियम परमैंगनेट के कारण, वो डिकलराइज नहीं, इसका मतलब वो रिएक्शन जो है वो हो नहीं पा रही है तेज़ी से। और टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से हुई, और जो KMnO4 है ना, वो डिकलराइज हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। तो यानी चेंज इन टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसको भी एक टॉपिक में सेपरेटली पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, अभी आपको थोड़ा सा ही बताया जाएगा इसके बारे में। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को बच्चों इंक्रीज़ कर देता है। इसके लिए एक एग्जांपल दी है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन देता है, लेकिन अगर आप मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दें रिएक्शन मिक्सचर में तो आप देखेंगे कि वो बहुत तेज़ी से डिकम्पोज होके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, यानी बहुत ज़्यादा बबलिंग आपको दिखने लगती है रिएक्शन मिक्सचर में। तो इससे ये पता चलता है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन के रेट के ऊपर? तो सरफेस एरिया किसका? रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया रखेंगे रिएक्टेंट का, उतना फास्ट रिएक्शन का रेट होगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप एल्युमिनियम मेटल के एक पीस को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो वो स्लोली रिएक्ट करता है ना। इसमें सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, तो वो स्लोली रिएक्ट करेगा, आपको उतना ज़्यादा बबलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, है ना। फास्ट जो है रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर पाउडर्ड एल्यूमिनियम डालेंगे तो आपको जो बबलिंग है वो देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, इस रिएक्शन को हल्का सा आपको हीट करवा के करवाना पड़ता है। तो पाउडर्ड एल्यूमिनियम ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा कंपेयर टू पीस ऑफ एल्यूमिनियम। तो पाउडर्ड एल्यूमिनियम का जो सरफेस एरिया था वो ज़्यादा है ना। इसी तरीके से अगर आप लकड़ी के टुकड़े को जलाएंगे तो स्लो जलता है ना एयर में, जबकि उसी टुकड़े को आप कई छोटे छोटे और पीसेस में काट देंगे तो वो जो पूरा आपके पास लकड़ी का टुकड़ा था वो फास्ट जलेगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से क्या होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, यानी और ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं रिएक्टेंट्स के वो रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए। थैंक यू।